नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। महंगाई कम करने की चुनौती बनी हुई है दैनिक भास्कर। अनैतिक आचरण की सजा दैनिक जागरण। बेहतर होगा राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान बिजनेस स्टैंडर्ड। शक्ति की सीमा जनसत्ता। अपार संभावनाओं का दोहन संभव राष्ट्रीय सहारा। सदस्यता पनाश। अब आर्टिकल विस्तार से। महंगाई कम करने की चुनौती बनी हुई है दैनिक भास्कर। आटा दाल चावल की महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। आम चुनाव के कुछ महीने ही रह गए तो ये किसी भी सरकार के लिए चिंता की बात है। महंगी कारों की कीमती मकान हवाई टिकटों की बिक्री बढ़ने को भारत का विकास बताने का खतरा यह है कि मासिक खर्च का प्रमुख भाग भोजन स्वास्थ्य व बच्चों की फीस पर खर्च करने वाले मध्यम और निम्न वर्ग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता है। ऊपर से विगत खरीफ और आगामी रबी की फसल में कम उत्पादन का अनुमान अलग डरा रहा है। सरकार का भंडार कम होने लगा है। फ्री राशन के लिए हर साल 45 से 50 मिलियन टन अनाज चाहिए। रूस से गेहूं आयात करने पर सरकार विचार कर रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं और सरकार को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारी सब्सिडी देनी पड़ रही है। इन सबसे ज्यादा समस्या सरकार के लिए यह होगी कि महंगाई रोकने के लिए एफसीआई को बाजार में अनाज देना होगा। एमएसपी पर खरीद के बाद ट्रांसपोर्ट रखरखाव में अतिरिक्त खर्च कर सरकार को यह गेहूं 35 रुपए किलो पड़ता है, जिसे लगभग आधे दाम पर बाजार में बेचना सरकार को दोहरी आर्थिक चोट देगा। ये सारे खर्च वित्तीय घाटा बढ़ाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक असर होगा। अनैतिक आचरण की सजा दैनिक जागरण। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाएंगी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज होने पर आश्चर्य नहीं। उनकी लोकसभा सदस्यता पर तभी खतरा मंडरा गया था जब यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने बतौर सांसद संसद में प्रश्न पूछने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड दुबई स्थित भारतीय कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को उपलब्ध कराए थे। महुआ मोइत्रा ने स्वयं ये माना था कि उन्होंने ये काम किया। लोकाचार समिति की जांच में यह प्रमाणित भी हो गया था कि उनकी ओर से दर्शन हीरानंदानी की ओर से प्रश्न पूछे जाते थे। दर्शन हीरानंदानी कारोबारी गौतम अडानी के प्रतिस्पर्धी हैं। वह महुआ मोइत्रा की आड़ में नीतिगत विषयों पर ऐसे प्रश्न पूछते थे जो उन्हें लाभ पहुंचा सके। मामला केवल इतना ही नहीं है कि मोइत्रा ने एक सांसद के रूप में प्रश्न पूछने के अपने अधिकार को एक कारोबारी के अलावा हवाले कर दिया, बल्कि यह भी है कि इसके एवज में उन्होंने उनसे धन और कीमती उपहार भी लिए। महुआ का तर्क है कि ऐसे अन्य अनेक सांसद हैं जो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने स्टाफ के लोगों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वे उनकी ओर से प्रश्न तैयार कर सकें। इससे इनकार नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन क्या दुबई में रह रहे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को महुआ का स्टाफ माना जा सकता है? महुआ मोइत्रा अपने बचाव में कुछ भी कहें, उनकी आड़ में पूछे गए 40 से अधिक प्रश्न यही बता रहे हैं कि वह दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय थी। इसे अनैतिक आचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकाचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर महुआ की लोकसभा सदस्यता खारिज किए जाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता यह कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं की माने तो महुआ मोइत्रा को लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पहली नजर में इस दलील में दम दिखता है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकाचार समिति में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन तब सभी सवालों के जवाब देने के बजाय वह यह कहकर समिति की बैठक से बाहर निकल गई थी कि उनसे फालतू के प्रश्न किए जा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि 2005 में पैसे के बदले सवाल पूछने के ऐसे ही मामले में फंसे 11 सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यह विचित्र है कि उस फैसले को सही ठहराने वाले कई नेता आज महुआ मोइत्रा का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन वे लोकसभा में उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर वोट करने से कन्नी काट गए। बेहतर होगा राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान बिजनेस स्टैंडर्ड। आर जगन्नाथ लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं। वामपंथी उदारवादियों को भले ही ये बात पसंद ना हो, लेकिन लगभग हर जगह राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो चुका है। राष्ट्रवाद के पहले चरण की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में ब्रितानी और यूरोपीय साम्राज्यों का दायरा समेटने के साथ हुई थी। हालांकि जब हमने शीत युद्ध के दौर में प्रवेश किया तब अंतर्राष्ट्रीयतावाद के दो वैकल्पिक विचार उभरे, जिनमें से एक विचार का सिरा अमेरिका से जुड़ा हुआ था जबकि दूसरे का सोवियत संघ से। वर्ष 1980 के दशक में रूस की पश्चिमी सीमा और पूर्वी यूरोप बंटकर राष्ट्रवादी द्वीपों में तब्दील हो गए। उस वक्त ऐसा माना गया था कि चूंकि इनमें से कुछ देशों ने यूरोपीय संघ से जोड़कर अपनी संप्रभुता उसके अधीन कर दी है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीयतावाद के एक नए दौर का उभार होगा। हालांकि पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवादी ताकतों का उभार फिर से हो रहा है।
हाल के चुनाव में जर्मनी से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और यहाँ तक कि उत्तरी यूरोप के देशों में भी तथाकथित धुर दक्षिणपंथी दलों का उभार देखा गया है। इस कड़ी में नीदरलैंड में गियर्ट वाइल्डर्स की इस्लाम विरोधी पार्टी फ्रीडम पार्टी (पीवीवी) का नाम सबसे ताज़ा तरीन है। इस्लाम के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने वाले वाइल्डर्स ने वाम उदारवादियों को हैरान कर दिया और अब तो उन्हें सरकार से बाहर रखने के गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों को निंदात्मक तरीके से धुर दक्षिणपंथी, नस्लवादी या फासीवादी करार देने से यह हकीकत नहीं बदलने वाली है कि मूल रूप से उदारवादी माने जाने वाले यूरोप और अमेरिका सहित कई देश अब राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रवादी दल अनिवार्य तौर पर दूसरे बातों का पूर्ण विरोध करते हैं। पहला, सांस्कृतिक रूप से बाधाकारी तत्वों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति देना और पारंपरिक मूल्य प्रणालियों में फेरबदल करना। दूसरा, यूरोपीय संघ जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों को अपनी सांस्कृतिक विरासत का अवमूल्यन करने और जनसांख्यिकी आक्रामकता से जुड़ी स्पष्ट असुरक्षा को दूर करने का अधिकार देना। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे में तेजी से उभार वास्तव में एंग्लो सैक्सन संस्कृति की प्रभुत्व वाली दुनिया में राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के संकेत को दर्शाता है। भारत में हमने उत्तर पश्चिमी और यहाँ तक कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में हिंदू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा का उभार देखा है। हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी रुझान को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां वामपंथी उदारवादी संभ्रांत वर्ग को दक्षिणपंथी रुझान के उभरने को लेकर संदेह है। हालांकि यहाँ भी भाजपा एक राज्य में सत्ता में रही है और हाल ही में उसने दूसरे राज्य तेलंगाना में अपनी वोटों की हिस्सेदारी बढ़ाई है। भाजपा को बाहर रखने के उत्तर दक्षिण भारत के विभाजन को गहरा करने के लिए कृत्रिम उदारवादी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे आसार अब नहीं दिखते कि भाजपा के लिए दक्षिण भारत हमेशा के लिए निषिद्ध क्षेत्र बना रहेगा। यह सही है कि उग्र राष्ट्रवाद जैसे विचारों से सावधान रहना उचित है, लेकिन सामान्य राष्ट्रवाद को वह तरीके से देखना गलत क्यों माना जा रहा है? पश्चिम देशों की सार्वभौमिकता और वैश्विकता की अवधारणा ही दुनिया को संचालित करने का एकमात्र तरीका क्यों होना चाहिए? क्या सार्वभौमिकता की मूल प्रणाली को कृत्रिम रूप से थोपना भी नव साम्राज्यवाद को स्वीकार्य बनाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका नहीं है? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत से जीवन की हानि, हिटलर के उदय और यहूदियों के होलोकॉस्ट ने वैश्विकतावादियों के लिए राष्ट्रवाद को शांति के खतरे के प्रतीक के रूप में स्थापित करना आसान बना दिया। लेकिन क्या हिटलर को एक राष्ट्रवादी, जर्मन नस्लवादी या साम्राज्यवादी कहा जा सकता है? परिभाषा के अनुसार एक राष्ट्रवादी सीमाओं के भीतर अपने लोगों के लिए काम करता है, लेकिन जब इस सीमा का विस्तार एक साम्राज्य बनाने के लिए होता है, तब यह साम्राज्यवादी ताकत या उपनिवेशवाद की परिभाषा के दायरे में आता है, राष्ट्रवाद की नहीं। युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय संघ का गठन भविष्य के सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के साथ युद्ध के दौर की वापसी हो गई है। अब जर्मनी के साम्राज्यवाद का दायरा कम हो गया है, तब ऐसे यूरोप में अमेरिका की रक्षा गारंटी प्रभावी रूप से इसे यूरोप में एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित करती है। ऐसे में निसंदेह रूप से पूरा यूरोप और अमेरिका के रणनीतिक हितों के अधीन है। विचारों और विचारधारा की दुनिया में जिसे हम सार्वजनिक मूल्य कहते हैं, वो ये वास्तव में सार्वभौमिक हो ये जरूरी नहीं है। ये मूलतः पश्चिमी विचारधारा का विकास है कि जिसे मूलभूत मूल्यों के रूप में घोषित कर पूरी दुनिया पर थोपा जाता है। राष्ट्रवाद के बारे में इन झूठे तथ्यों का विरोध करने वाले एक बुद्धिजीवी इजराइल के रूढ़वादी विचारक योरम हाजोनी है। उनकी 2018 में आई पुस्तक द वर्च्यू ऑफ नेशनलिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ख्याति नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी। हाजोनी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर उदारवादी परियोजना वास्तव में पश्चिमी आधिपत्य का ही विस्तार है, जिसे सार्वभौमिक नाम दे दिया गया है, और ये सार्वभौमिकता दरअसल दूसरे नाम वाले वैचारिक साम्राज्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं है। हाजोनी इस बात को स्पष्टता से रखते हैं कि वैश्विकता साम्राज्यवाद का सिर्फ एक नया रूप भर है और वह राष्ट्रवाद की जगह देशभक्ति या यहाँ तक कि नागरिक राष्ट्रवाद जैसे शब्दों को स्वीकार कर नई कुलीन शब्दावली के साथ समझौता करने से इनकार करता है। इस तरह की व्यंजना या कोमल शब्दावली के प्रयोग का उद्देश्य स्वतंत्र राष्ट्रों की सरकारों के हाथों से निर्णय लेने की प्रक्रिया को खत्म करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय सरकारों या निकायों के हाथों में सौंपना है। हालांकि उन्होंने यह बात इसमें नहीं जोड़ी है कि इनमें से अधिकांश निकाय निर्वाचित नहीं है। इन वैश्विक अभिजात्य वर्ग की अवधारणा में केवल दो चीजें मायने रखती हैं: व्यक्तिगत अधिकार और एक वैध देश जिसका हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र लोगों ने सहमति दी है। प्राथमिक संबंध व्यक्ति और देश के बीच है और अन्य सभी मानव संबंध और संस्थान
जैसे कि परिवार, कुटुंब, जनजाति, जाति, नस्ल और या धर्म, इन 2 धारणाओं के साथ संघर्ष करने पर अनुचित माने जाते हैं। दुनिया के एंग्लो सैक्सन दृष्टिकोण को संबंधों या रिश्तों के बजाय अधिकारों द्वारा परिभाषित किया जाता है और यह उन देशों के लिए सोचने का एक वैध तरीका है जो इसमें विश्वास करते हैं। हरजोनी बताते हैं कि कानून के शासन, बाजार अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े उदारवादी सिद्धांत दरअसल ब्रिटेन, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों की घरेलू परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित हुए हैं। वे उन संस्कृतियों के लिए विशिष्ट माने जाते हैं जिनमें वे विकसित हुए और उनमें किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इनमें से कुछ मूल्यों को अन्य संस्कृतियों द्वारा थोड़े हिस्से में साझा किया जा सकता है, लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरह से साझा नहीं करेगा। इस तरह ये सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में लागू करने के लिए उपयुक्त साबित होने लगते हैं। हाजोनी के विचार में एक राष्ट्र ये है जो पारंपरिक समूहों जैसे कि परिवारों, कुटुंब, जनजातियों और जातियों को स्पष्ट स्तर पर एक पारस्परिक वफादारी वाले संबंधों के साथ एक राज्य में प्रभावी ढंग से संगठित कर सकता है। भले ही सभी देशों में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन जब तक प्रमुख राष्ट्रवादी समूह निष्पक्ष रूप से नियमों को परिभाषित करते हैं, तब तक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। उदारवादी लोग इसे पसंद करें या न करें, लेकिन राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान जोरदार तरीके से हुआ है, चाहे उसे किसी भी रूपों में परिभाषित किया जाए। यह दरअसल सार्वभौमिकतावाद का मुखौटा धारण करने वाला साम्राज्यवाद है, जिसे मूल रूप से वैचारिक हस्तक्षेप कहा जा सकता है और इसलिए ये आंशिक रूप से वैध नहीं है। सार्वभौमिकता स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा से नियम तय करने को लेकर सहमति बनाने के लिए कहता है जो सभी पर लागू होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक छोटे अनिर्वाचित उदारवादी अभिजात वर्ग द्वारा ऊपर से आदेश दिया जाता हो कि जो केवल नियम बनाने वालों के हित में कारगर हो। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद को उसका हक देने का समय आ गया है। शक्ति की सीमा जनसत्ता। संसद की आचार समिति की सिफारिश पर आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। पिछले कुछ समय से इस बात पर बहस हो रही थी कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप में कितनी सच्चाई है और उसके आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द होना कितना सुनिश्चित होगा। मगर शुक्रवार को आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पारित हो गई और पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के मामले में फैसला उनके खिलाफ गया। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए संसद में लगातार सवाल पूछे थे, मगर इसके लिए उन्हें रिश्वत मिली। इसके अलावा उन पर लोकसभा पोर्टल का लॉगिन भी किसी अन्य के साथ साझा करने का आरोप लगा। इस मामले में महुआ मोइत्रा का कहना है कि उन्हें संसद में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जाहिर है अब इस पहलू पर भी बहस होगी। सदस्यता रद्द करने जैसे सबसे सख्त फैसले के बजाय क्या इस मामले में कोई और विकल्प या बीच का रास्ता नहीं बचा था? दरअसल पैसे लेकर सदन में मुद्दा उठाने को लेकर अक्सर गंभीर सवाल उठते रहे। इस तरह के आरोप के कारण किसी सांसद को सदन से निष्कासित करने के मामले पहले भी आए हैं, मगर जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है तो इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि उनके नकद या तोहफे लेने का सबूत कहीं नहीं है और वे हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा का पोर्टल किसी अन्य व्यक्ति से साझा करने को लेकर उनका मानना है कि इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि इस मामले में आचार समिति के निष्कर्ष पर क्या आधार है। फिर भी अगर इस आरोप के पुख्ता सबूत हैं तो लॉगिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना क्या नैतिक और तकनीकी दृष्टि से उचित है और क्या यह अपने दायित्वों की सीमा की अनदेखी नहीं? जहां तक आचार समिति के पास निष्कासित और प्रक्रिया के दुरुपयोग का मसला है, तो इस पर संसद में बहस हो सकती थी, जहां इस बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर उभरती। इस समूचे मामले में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका इसलिए भी मिला कि कुछ समय पहले लोकसभा में ही भाजपा सांसद रमेश बिदोड़ी ने भाजपा सदस्य दानिश अली को आपत्तिजनक बातें कही थी और धर्म आधारित टिप्पणियां की थी, मगर उनके मामले में सुनवाई और कार्रवाई को लेकर ऐसी ही सख्ती नहीं दिखी। हालांकि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने और वेबसाइट का लॉगिन साझा करने के आरोप प्रकृति में अलग और गंभीर है, मगर सबूतों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश के समांतर महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देने की उम्मीद की जा रही थी। यूं इससे पहले समिति की जांच के दौरान उन्होंने निजी सवाल किए जाने का आरोप लगाया था। संसद लोकतंत्र का प्रतिनिधि हिस्सा है और इसमें सवालों पर बहस किसी खास मुद्दे पर सभी पक्षों की पारदर्शिता और जनता के सामने स्पष्टता सुनिश्चित करने का जरिया है। इस समूचे मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद संभवतः इस पर बहस की मांग उठी कि सदन में पैसे लेकर सवाल पूछने के मुद्दे की जांच का दायरा व्यापक हो। साथ ही विधायिका के सदस्यों को अपने दायित्व, अधिकार और सीमाओं को लेकर भी ईमानदार रहने की जरूरत है। अपार संभावनाओं का दोहन संभव, राष्ट्रीय सहारा। सुधीर कुमार। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ठोस नीतियां बनाने और निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रतिबद्धता की दुनिया भर में सराहना होती रही है। बीते दिनों आई एक और रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 बताती है कि भारत 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के मामले में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। उल्लेखनीय है कि 2020 में भारत चौथे पायदान पर रहा था।
जाहिर है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही भारत कार्बन शून्यता और सतत विकास की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व करने की बात हो या ग्लासगो जलवायु सम्मेलन COP26 में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित करने की भारत अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को बखूबी समझाता रहा है। यही वजह है कि देश में जीवाश्म ईंधन की बजाय ऊर्जा के गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल का नतीजा है कि रेलवे, बस स्टॉप और हवाई अड्डे भी नवीकरणीय ऊर्जा के दायरे में लाए जा रहे हैं। जाहिर है ये उदाहरण ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर पेश करते हैं। प्राकृतिक रूप से भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में अत्यंत धनी देश रहा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा और विशाल विशाल समुद्र-तटीय क्षेत्र होने के कारण पवन और ज्वारीय तरंगों की प्रबलता के कारण ज्वारीय ऊर्जा तथा कृषि एवं पशुपालन का लंबा इतिहास होने के कारण बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के विविध स्वरूपों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के ये स्रोत स्वच्छ, प्रदूषण रहित, किफायती और पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोतों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों और निकट भविष्य में इनके समाप्त होने के भय का समाधान अक्षय ऊर्जा में ही निहित है। भारत आगामी 8 सालों में अपनी स्थापित बिजली का 40% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से कम करके 2005 के स्तर से नीचे करने में जुटा है। वहीं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार आगामी 8 सालों में भारत में सौर और पवन ऊर्जा की संयुक्त स्थापित क्षमता 51% हो जाएगी, जो अभी 23% है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत आकर्षक बाजार में परिणत हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 के देशों में भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का आग्रह किया था। वहीं G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ ईंधन पर जोर देने संबंधी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। स्वच्छ ईंधन पर जोर देने के लिए पर्याप्त आर्थिक निवेश की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में ब्लूमबर्ग NEAF संस्था का अनुमान है कि भारत को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 223 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। किसी भी देश के सतत आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: परंपरागत गैर नवीकरणीय और गैर परंपरागत नवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हजारों लाखों वर्षों में तैयार होते हैं। ये धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अत्यधिक दोहन के कारण ये बड़ी तेजी से समाप्त भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध खतरे से जूझती दुनिया के समक्ष किफायती और पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय संसाधन की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के इन स्रोतों का भविष्य अब तब तक उज्ज्वल है जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस शामिल है। बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा मांग को पूरा करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए उसे संजोए रखने के लिए अक्षय ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है। ऐसे समय में जब कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन समाप्ति की ओर हैं, तब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाकर किफायती दरों पर इसकी सुलभता सुनिश्चित करनी होगी। ऊर्जा संसाधनों के साथ मानव समुदाय का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसके संरक्षण के निमित्त हमें सचेत रहना होगा। ऊर्जा संरक्षण खुशहाल भविष्य की अनिवार्य शर्त है। हालांकि जन भागीदारी के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। सदस्यता पर आंच हिंदुस्तान। नकदी और किसी प्रलोभन के बदले में संसद में सवाल पूछने के आरोप में एक सांसद की सदस्यता छिन जाने का एक और विरल मामला न केवल चिंताजनक बल्कि समग्रता में बहुत दुखद भी है। अव्वल तो ऐसे हालात बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनते भी तो इसका पटाक्षेप तार्किक और पारदर्शी होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने जिस तरह से अपने सांसदों को शुक्रवार को संसद में बुलाया, उससे यह संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। संसद में बहस के दौरान तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष बहस के लिए ज्यादा समय मांग रहा था। साथ ही ये भी मांग थी कि महुआ मोइत्रा को जवाब देने का मौका मिले। खैर, उन्होंने सदन से बाहर ही अपना जवाब पढ़ा, आरोपों से पुरजोर इनकार किया। इनके इनकार के साथ विपक्ष की एकजुटता गौरतलब है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी खुलकर साथ आ गए हैं। मतलब आने वाले दिनों में इस मामले में सरगर्मी वैसे ही बढ़ी रहेगी जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जाते समय रही थी। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष नई बात नहीं है, यह शायद जरूरी भी है, मगर किसी सत्य या असत्य पर राजनीतिक ढंग से जो भ्रम पैदा किया जाता है वो जनता के मुफीद नहीं है। क्या है चिंता की बात नहीं है। संसद के लिए कंगारू कोर्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द का इस्तेमाल साल 2005 में भी हुआ था, जब धन के बदले प्रश्न मामले में 11 नेताओं की सदस्यता छिन गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौर में तब जिन सांसदों की सदस्यता गई थी उसमें ज्यादातर भाजपा थे, जिन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में सवालों का सौदा करते देखा गया था। तब सदस्यता जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बर्खास्तगी जैसी सजा बहुत ज्यादा है। खैर, अब उनकी नहीं सुनी गई थी और आज ममता बनर्जी या अधीर रंजन चौधरी की भी नहीं सुनी जा रही है। भारतीय राजनीति का
यह पहलू विचारणीय है कि अच्छी मिसालों पर कम चला जाता है और बुरी मिसालें हमेशा चलन में रहती हैं। आम लोग ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि देश की सर्वोच्च और उच्च पंचायतें अच्छी अकाट्य परंपराओं के साथ चलेंगी ताकि सजा पाने वाला कोई भी सदस्य संसदीय व्यवहार को लेकर किसी प्रकार की शिकायत न कर सके। महुआ मोइत्रा से जुड़े अनेक आरोप या शिकायतें हैं जिनकी चर्चा बार-बार होगी। लेकिन जिस प्रकार से एक संसद का लॉगिन पासवर्ड एक उद्यमी के यहाँ पास गया, वह निस्संदेह अफ़सोस की बात है। यह तो और भी चिंताजनक है, इस संबंध में पहले कोई नियम कायदा ही नहीं था और पता नहीं हमारे कितने माननीय सांसदों का लॉगिन पासवर्ड दुनिया में कितने लोगों के पास मौजूद होगा। ऐसे सांसदों को तो विशेष रूप से गंभीर हो जाना चाहिए जो अब तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के हिसाब से पारंगत नहीं हुए हैं। माननीय सांसदों का पासवर्ड अगर किसी अपराधी के हाथ लग जाए तब पता नहीं वो एक देश का कितना नुकसान कर जाए। मगर जिस संसद ने अपने एक सदस्य से संस्था छीन ली है, उनको अपने सांसदों की तकनीकी कुशलता और गोपनीयता सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों का विचार, व्यवहार, नैतिकता के पैमाने पर एक समान हो। धन्यवाद।